फ्लाइट 571 की कहानी उन कहानियों में से एक है जो समय की सीमाओं से परे गूंजती है। ये केवल कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि हताशा और निराशा की गहराइयों में पहुंचने पर मानव सहन शक्ति की क्षमता की भी कहानी है। ये त्रासदी और विजय, निराशा और लचीलापन की कहानी है। 13 अक्टूबर 1972 को एक फेयरचाइल्ड एफएच 200 अडडी ट्विन टर्बोप्रॉप विमान, जिसमें 45 यात्री और चालक दल सवार थे, एंडीज के दिल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक ऐसी गाथा की शुरुआत करते हुए जिसने दुनिया को डर, आकर्षण और विस्मय में पकड़ लिया। दुनिया इसे बस फ्लाइट 571 दुर्घटना के रूप में याद करती है, लेकिन बचे हुए लोगों के लिए यह कल्पना से परे विकल्पों की भट्टी बन गई। जब विमान बर्फीली कब्र की ओर गिरा तो यात्रियों का जीवन भी एक ऐसी खाई में उतर गया जहां पारंपरिक नैतिकता और जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति टकरा गई। बर्फ से ढके जंगल में फंसे लोगों के लिए यह केवल एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं थी। यह मानव अनुभव के सबसे गहरे कक्षों से होकर गुजरने की यात्रा थी, जहां जीवित रहने के संघर्ष ने असंभव विकल्पों की मांग की, ऐसे विकल्प जो हमेशा के लिए उनके जीवन को परिभाषित कर देंगे। फ्लाइट 571 के मलबे को 72 दिनों के बाद खोजा गया था, जब 16 बचे हुए लोग एंडीज के बर्फीले और क्रूर परिदृश्य से बाहर निकले, अपने साथ एक ऐसी कहानी लेकर आए जिसमें मानव आत्मा को जीवित रहने की निरंतर खोज दिखाई दी। लेकिन कहानी केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह उस जीवित रहने की कीमत के बारे में भी है। ये उन मनोवैज्ञानिक घावों के बारे में है जो कभी ठीक नहीं हो सकते, और उन नैतिक दुविधाओं के बारे में है जो उन लोगों को सताती रहती हैं जिन्होंने उस दुःस्वप्न को झेला। यह जीवनी उस रहस्य और कच्चे मानव अनुभव में गहराई से उतरती है जिसे फ्लाइट 571 अपने पीछे छोड़ गया। जिस क्षण से यात्री विमान में सवार हुए, यह नहीं जानते हुए कि उनके सामने एक अंधकारमय भाग्य है, उस कठिन यात्रा तक जिसने उनके जीवित रहने की लड़ाई को आकार दिया, और उसके बाद की घटनाएं, यह वृत्तांत इस कुख्यात घटना के धागों को खोलने का प्रयास करता है। बचे हुए लोगों की कहानियां केवल वीरता की कहानियां नहीं हैं, वे जीवन की नाजुकता और मृत्यु का सामना करने पर मनुष्यों की अकल्पनीय विकल्प बनाने की क्षमता पर चिंतन है। 12 अक्टूबर 1972 की शुरुआत ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम, उनके दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के लिए उत्साह और उम्मीदों भरे दिन के रूप में हुई। एंडीज के पार चिली में एक मैत्रीपूर्ण रग्बी मैच के लिए मोंटेवीडियो, उरुग्वे से सैंटियागो, चिली की उड़ान उन्हें लेकर जा रही थी। फेयरचाइल्ड एफएच 267 विमान के संकरे गलियारों में हंसी, बातचीत और टीम की दोस्ती का माहौल था। 40 यात्री और 5 चालक दल के सदस्य, जिसमें पायलट, सह पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट शामिल थे, साफ आसमान में उड़ान भरते हुए सुरक्षा और आराम की दुनिया को पीछे छोड़ गए। यात्रियों के लिए एंडीज पहाड़ियां बस एक और खूबसूरत पृष्ठभूमि थी। उनकी धारदार चोटियां क्षितिज को बर्फ और चट्टान के बेपरवाह प्रहरी की तरह काट रही थी। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि ये पहाड़ जल्द ही उनका कैद खाना बन जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां मानव सहन शक्ति की सीमाओं का अभूतपूर्व परीक्षण किया जाएगा। यात्रा का पहला चरण सामान्य था। मौसम खराब होने के कारण विमान को अर्जेंटीना के मेंडोजा में एक निर्धारित ठहराव करना पड़ा, और अगले दिन 13 अक्टूबर की सुबह उन्हें फिर से एंडीज के पार सैंटियागो की ओर उड़ान भरने की मंजूरी मिली। जैसे ही विमान फिर से आसमान में चढ़ा, माहौल हल्का रहा। यात्रियों को विमान की पतली एल्यूमीनियम की बाहरी सतह बर्फीली हवाओं से ढक रही थी, जो उन तूफानों के बारे में बिल्कुल अनजान थे जो पहाड़ों में बन रहे थे। पायलट कर्नल जूलियो सीजर फेर्रादास और लेफ्टिनेंट डांटे हेक्टर लागुरारा विमान को आकाश में मार्गदर्शित कर रहे थे, एक ऐसे मार्ग की दिशा में समायोजन कर रहे थे जो दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के माध्यम से एक नियमित उड़ान होना चाहिए था। एक नियमित असोमी इस मरहले के तथ्य
हालांकि जब फेयर चाइल्ड एंडीज के केंद्र में पहुंचा तो तबाही ने अचानक दस्तक दी। पुरानी और अविश्वसनीय नेविगेशन प्रणाली के कारण पायलटों को यह विश्वास हो गया कि उन्होंने पहाड़ों को पार कर लिया है, जबकि वास्तव में वे अभी भी ऊंची चोटियों के बीच में थे। घने बादलों के कारण दृश्यता न के बराबर थी और जैसे ही पायलट लैंडिंग की तैयारी में उतरे, विमान खतरनाक रूप से पहाड़ी के पास पहुंच गया। पहला झटका बिना किसी चेतावनी के आया। दायां पंख एक छोटी से टकराया और धड़ से अलग हो गया। अचानक झटके से यात्रियों की चीखें गूंज उठीं क्योंकि विमान घूमता हुआ नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में बायां पंख भी अलग हो गया। उसके बाद विमान का पिछला हिस्सा भी अलग हो गया। मलबा बर्फीली ढलान की ओर गिरने लगा। एक मलबे का ढेर टूटी हुई धातु और कांच में बदल गया। जैसे ही विमान धरती की ओर गिरने लगा, चीखें गूंज उठीं जो केवल तेज हवा की दहाड़ में डूब गईं। जब मलबा अंततः एक बर्फीली ढलान पर आकर रुका तो वहां लगभग भयानक सन्नाटा था। एक बार हंसी और उम्मीदों से भरा हुआ केबिन अब अकल्पनीय विनाश का दृश्य बन गया था। लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी थीं, कुछ स्थिर, कुछ दर्द में तड़प रही थीं। ठंड तुरंत और दम घोंटने वाली थी। हवा दुर्घटना स्थल के चारों ओर बेरहम झटका दे रही थी, जैसे पहाड़ की उदासीनता की क्रूर याद दिला रही हो। 45 यात्रियों में से 33 लोग प्रारंभिक टकराव से जीवित बचे थे। मृतकों में दोनों पायलट और रग्बी टीम के कई सदस्य शामिल थे। बचे हुए लोग, जिनमें से कई घायल थे, मलबे से एक भयावह स्थिति में रेंगते हुए बाहर निकले। उनका मन अभी भी पूरी तरह से उस भयावह स्थिति को समझने में असमर्थ था जो अभी अभी घटी थी। वे जीवित थे, लेकिन एंडीज के बीचों बीच फंसे हुए थे। उनके चारों ओर बर्फ, चट्टानें और मौत फैली हुई थी। दुर्घटना के तुरंत बाद अराजकता में उतरना शुरू हो गया। जो लोग दुर्घटना से बच गए थे, वे जल्द ही सदमे में आ गए। उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। टूटी हड्डियां, चोटें और गहरे घाव उनके शरीर पर थे। लेकिन सबसे गंभीर खतरा ठंड से था। मलबे से आती तेज हवाएं धड़ को चीर रही थीं और बिना उचित कपड़ों या आश्रय के बचे हुए लोगों की रात के गुजरने की संभावना बेहद कम लग रही थी। पहले घंटों में समूह की प्रारंभिक प्राथमिकता मलबे में फंसे किसी भी जीवित व्यक्ति को ढूंढना था। रग्बी खिलाड़ी, जिनमें से कई अभी भी किशोर या शुरुआती 20वें दशक के थे, अपने दोस्तों और टीम के सदस्यों को घिसटते हुए धातु के मुड़े हुए टुकड़ों से बाहर निकालने के लिए उल्लेखनीय साहस दिखा रहे थे। कुछ बचे हुए लोग बिना किसी संसाधन और चिकित्सा प्रशिक्षण के घायल लोगों को देखभाल प्रदान करने के लिए अपनी ओर से डॉक्टर बनने का काम कर रहे थे। जैसे ही रात हुई, तापमान तेजी से गिरा। धड़ के मलबे ने ठंडी हवाओं से थोड़ी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन यह ठंड से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो धीरे धीरे बचे हुए लोगों के शरीरों में घुसने लगी। एंडीज की ठंड ऐसी थी जिसे फ्लाइट 571 के अधिकांश यात्रियों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दिन से रात तक का बदलाव बेहद कष्टदायक था और तापमान 0 से नीचे गिरने लगा। बचे हुए लोग मलबे के आसपास बिखरे हुए थे, बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने जो भी चीजें मिली उन्हें ओढ़ लिया। सीट कवर, कपड़ों के बचे खुचे टुकड़े और सामान के टुकड़े, ताकि खुद को ठंड से बचा सकें। यह उस युद्ध की शुरुआत थी जिसे वे सबसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए रोज लड़ेंगे। प्रारंभिक घंटों को प्राथमिक उपचार के लिए अराजकता में बिताया गया। रॉबर्टो कनेसा, एक मेडिकल छात्र, तत्काल नेता के रूप में उभरे। जितनी भी चीजें उपलब्ध थीं, उनका उपयोग करके बचे हुए लोगों का इलाज करने लगे। टूटी हड्डियों को जैसे तैसे बांधा गया और कपड़ों से बने पट्टे से खून बहने वाले घावों पर मरहम लगाया गया। कुछ लोग दुर्घटना के दौरान मलबे से बाहर फेंक दिए गए थे।
उनके शरीर अब बर्फ पर निर्जीव पड़े थे। अन्य लोग टकराव के दौरान ही मर गए थे। 45 लोगों में से 33 अभी भी जीवित थे, हालांकि उनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे। मनोवैज्ञानिक आघात ने जल्द ही अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। दुर्घटना के बाद के पहले घंटों में बचे हुए लोग अभी भी सदमे में थे और शारीरिक दर्द और भयावह स्थिति में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही मिनट घंटे में बदले और रात की अंधेरी चादर फैलने लगी, उनके अलग थलग रहने की वास्तविकता ने उन्हें पकड़ लिया। वे एंडीज के बीचों बीच फंसे हुए थे, बर्फ, चट्टानों और ऊंची चोटियों से घिरे हुए थे। कोई भी नहीं जानता था कि वे कहां थे। बचाव, अगर वह आ भी रहा था, तो अब एक दूर की उम्मीद लगने लगी थी। पहली रात के लिए जीवित रहने का मतलब केवल जिंदा रहना था। गर्मी के लिए एक साथ सिकुड़कर समूह ने मलबे से जितना भी कुछ बचा हुआ था उसे इकट्ठा कर लिया। विमान का पिछला हिस्सा, जो कुछ हद तक बरकरार रहा था, आश्रय की झलक दिखाता था। अंदर उन्होंने खुद को उस संकरी जगह में ठूंस दिया, एक दूसरे से गर्मी पाने के लिए। यह हवा से थोड़ी राहत थी, लेकिन उस ठंड से नहीं जो उनके शरीर को काट रही थी। उनके पास भोजन नहीं था, पानी नहीं था और कोई भी अंदाजा नहीं था। तो सोच रहे थे कि कब या कभी मदद आएगी। जब पहली सुबह की रोशनी पहाड़ियों पर फैली, तो उसने उनके दुख की पूरी तस्वीर को उजागर कर दिया। हर दिशा में बर्फ थी, एक सफेद रेगिस्तान जिसमें मृत्यु छिपी थी। एंडीज की ऊंची चोटियां आसमान को चीरती हुई खड़ी थी, मानो बर्फ और पत्थर के बेपरवाह विशालकाय प्रहरी हो। वहां कोई सभ्यता नहीं थी, कोई जीवन का संकेत नहीं था, सिवाय उन मृत शरीरों के जो चारों ओर दुर्घटना स्थल पर बिखरे पड़े थे। अभी भी दुर्घटना के सदमे से जूझते हुए बचे हुए लोग अब एक कठिन वास्तविकता का सामना कर रहे थे। वे अकेले थे। उनकी पहली प्राथमिकता खाना थी। बचे हुए लोग मलबे में खाने योग्य किसी भी चीज की तलाश करने लगे। उन्होंने कुछ चॉकलेट बार, शराब की कुछ बोतलें और कुछ स्नैक्स खोजे जो उड़ान के लिए पैक किए गए थे। यह कम मात्रा का भंडार 33 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यही उनके पास था। यह स्पष्ट हो गया कि भोजन का सख्त हिसाब रखना जरूरी था। हमें इसे लंबा चलाना होगा, एक बचे हुए ने कहा, और समूह ने सहमति जताई। एक प्रणाली बनाई गई जहां हर व्यक्ति को हर दिन भोजन का एक छोटा हिस्सा मिलेगा, कुछ चॉकलेट के टुकड़े, शराब की एक घूंट। यह भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें तब तक जिंदा रहने में मदद मिलेगी जब तक कि उन्हें बचा नहीं लिया जाता। बचे हुए लोगों ने उम्मीद को कसकर पकड़े रखा कि जल्द ही एक खोज दल शुरू किया जाएगा, कि हवाई जहाज उनके ऊपर उड़ रहे होंगे और उन्हें ढूंढने का बस समय ही बचा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि कभी कभी ऊपर विमान की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन उनमें से कोई भी पास नहीं आया। बचे हुए लोगों ने बर्फ में मलबे और सामान का उपयोग करके एक बड़ा SOS साइन बनाया, लेकिन विमान अभी भी दूर के बिंदुओं की तरह लग रहे थे, यह जाने बिना कि नीचे एक दुःस्वप्न खेला जा रहा था। उनके राशन खत्म होने लगे और ठंड ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। कुछ के लिए फ्रॉस्टबाइट ने हमला करना शुरू कर दिया। उनके हाथ और पैर काले और सुन्न हो गए। इसी दौरान बचे हुए लोगों ने पाया कि विमान का रेडियो अभी भी आंशिक रूप से काम कर रहा था। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से कमजोर प्रसारण उठाए। बचे हुए लोग रेडियो के चारों ओर झुके, तनाव में आवाज सुनते रहे, और फिर उन्होंने इसे सुना पहुंचाया। बचाव प्रयास रोक दिए गए थे। फ्लाइट 571 फन के लिए खोज को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। 10 दिनों के बाद अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि कोई जीवित नहीं बचा है। उस घोषणा का भार असहनीय था। पहले से ही भूख और ठंड से कमजोर हो चुके बचे हुए लोगों को
अब इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। एंडीज, जो कभी उनकी उड़ान की पृष्ठभूमि थी, अब उनकी कब्र बन गई थी। निराशा ने पकड़ बना ली। यह महसूस करना कि वे अब अकेले हैं, समूह को एक और कठिन सवाल के सामने ले आया। वे जीवित रहने के लिए क्या करेंगे? अब भोजन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। यहां तक कि सबसे सख्त राशन भी उनके कम भंडार को लंबा नहीं खींच सका और ठंड ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने विमान की सीटों के चमड़े के टुकड़े चबाने या सामान की पट्टियां चबाने की कोशिश की, लेकिन यह हताश कदम उन्हें कोई वास्तविक पोषण नहीं दे सके। यह नंदो पर्राडो था, जो पहले उस अकल्पनीय चीज का विचार लेकर आया। उसके अनुसार अब भोजन नहीं बचा था, लेकिन शव तो थे। उनके दोस्त और साथी खिलाड़ी जो अब बर्फ में जमे हुए थे, उन्हें जिंदा रख सकते थे। यह एक ऐसा विचार था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस सुझाव ने बचे हुए लोगों को नैतिक और अस्तित्वगत संकट में डाल दिया। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? और फिर भी भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उनके अंदर लगातार खाने की इच्छा हो रही थी, जो उन्हें पागलपन की कगार पर ले जा रही थी। कुछ ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया, इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरों ने, जो समान रूप से भयभीत थे, समझा कि जीवित रहने के लिए यह जरूरी था। अब यह नैतिकता का मामला नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के बीच का मामला था। यदि वे नहीं खाते तो वे मर जाएंगे, और इसीलिए अनिच्छा से उन्होंने सहमति दी। कैनिबलिज्म का पहला कार्य लगभग चुप्पी में किया गया था। समूह अपने जमे हुए दोस्त के शरीर के चारों ओर एकत्र हुआ, एक दूसरे की ओर देखने में असमर्थ था। उन्होंने यह शपथ ली कि वे केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही लेंगे और मृतकों का सम्मान करेंगे। उनके मृत साथी अब केवल शव नहीं थे, बल्कि जीवित रहने का साधन बन गए थे। उनकी त्वचा, उनकी मांसपेशियां, उनका मांस अब भोजन बन चुका था। जबकि बचे हुए लोग खुद को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एंडीज के बाहर की दुनिया ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। फ्लाइट 571 के लिए खोज पहले सप्ताह में व्यापक थी। उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली के अधिकारियों ने विमानों को क्षेत्र में भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि वे एंडीज के विशाल विस्तार में कहीं मलबा देख पाएंगे। लेकिन पहाड़ खतरनाक थे और मौसम की स्थिति ने दृश्यता को लगभग असंभव बना दिया था। सफेद मलबा बर्फ में घुल मिल गया था, ऊपर से अदृश्य। 21 अक्टूबर को दुर्घटना के 8 दिन बाद खोज बंद कर दी गई। यात्रियों के परिवारों को सूचित किया गया कि अब किसी के जीवित मिलने की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं बची है। दुनिया आगे बढ़ गई, यह मानते हुए कि फ्लाइट 571 में सवार सभी लोग दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन एंडीज की पहाड़ियों में गहराई से बचे हुए लोग अभी भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर दिन बिना बचाव के उनकी उम्मीद को चुरा लेता था। वे आसमान में विमानों को देखते थे, लेकिन कोई भी पास नहीं आता था। बचे हुए लोगों को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन उनके विकल्प सीमित थे। उनके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई उपकरण नहीं था, और यह स्पष्ट नहीं था कि वे कहाँ थे। वे दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के बीच फंसे हुए थे, और बर्फीले जंगल में जाना आत्महत्या जैसा लग रहा था। लेकिन समूह ने किसी अभियान के लिए निकलने की संभावना पर चर्चा करना शुरू किया। नंदो पर्राडो, जो दुर्घटना के बाद कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद अब ठीक हो गए थे, और मैं, मेडिकल छात्र, पहले एक योजना का प्रस्ताव करने वालों में से थे। यदि वे पास की पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें तो शायद वे मदद पा सकते हैं, या कम से कम सभ्यता का कोई संकेत ढूंढ सकते हैं। यह एक कठिन संभावना थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्थिति बिगड़ती गई, यह और अधिक आवश्यक हो गया। हालांकि कोई भी अभियान शुरू करने से पहले एक और त्रासदी हुई। 29 अक्टूबर को एक हिमस्खलन ने मलबे को पूरी तरह ढक दिया और 8 और बचे हुए लोग मर गए। जो लोग बच गए थे वे मलबे में दब गए थे, बर्फ के नीचे फंस गए थे। उनके पास केवल कुछ ही हवा के छोटे छोटे हिस्से थे जिनसे वे सांस ले सकते थे। 3 दिनों तक
वे अंधेरे में घिरे रहे। हर घंटे के साथ उनकी उम्मीद घटती जा रही थी। जब वे आखिरकार खुद को बर्फ से बाहर निकालने में सफल हुए तो वे पहले से कहीं अधिक कमजोर थे। उनकी संख्या अब घटकर केवल 19 रह गई थी। हिमस्खलन एक निर्णायक मोड़ था। इसने उस कड़वी सच्चाई को फिर से मजबूती से स्थापित किया कि वे दुर्घटना स्थल पर अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते थे। अगर उन्हें जीवित रहना था तो उन्हें कुछ करना होगा। उनकी स्थिति गंभीर थी और गंभीर स्थिति गंभीर कार्रवाई की मांग करती थी। निर्णायक मोड़, साहसिक यात्रा की शुरुआत जारी। 12 दिसंबर 1972 को नंदो पर्राडो, रॉबर्टो कनेसा और एंटोनियो विजिंटन ने यात्रा शुरू की। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उनके सामने केवल मौत या जीवन की पतली संभावना थी। जो लोग विमान के मलबे में रह गए थे वे अब अंतिम उम्मीद के तौर पर इन 3 लोगों की तरफ देख रहे थे। उनकी सफलता या विफलता बाकी बचे लोगों के भाग्य को निर्धारित करेगी। यह वह दिन था जब उन्होंने खुद को मौत की छाया से निकालकर एक अंतिम प्रयास करने का साहस जुटाया। उनकी यात्रा की तैयारी अधिक साधनों की कमी के बावजूद जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी ही की गई थी। तीनों ने विमान के कुछ हिस्सों और सीट के गद्दों से बने अस्थायी स्लीपिंग बैग तैयार किए ताकि ठंड से कुछ राहत मिल सके। उन्होंने सामान के पट्टों और विमान के मलबे का उपयोग करते हुए अपने पैरों के लिए अस्थायी बूट बनाए और यात्रा के लिए जो भी मामूली भोजन बचा था वह अपने साथ ले लिया, यानी अपने दोस्तों का मांस। ये हर कदम पर उन्हें याद दिलाता रहा कि उनके जीवित रहने की कीमत क्या थी। जब उन्होंने मलबे में बचे हुए लोगों से विदा ली तब नंदो ने बाकी बचे हुए लोगों से कहा, अगर हम वापस नहीं आए तो कोशिश करो और कुछ दिन और जीवित रहो। अगर हमें मदद मिली तो हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। यह वाक्यांश उनकी हिम्मत और आशा दोनों को दिखाता था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि उनका सफर कितना खतरनाक होने वाला था। तीनों पहाड़ों की ओर बढ़ गए, बर्फ की चादर से ढके ऊंचाइयों की ओर, जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, केवल सफेद बर्फ और नीला आकाश। पहाड़ों की ओर हर कदम एक असहनीय संघर्ष था। बर्फ के गहरे ढेर में उनके पैरों के नीचे बनाई गई अस्थायी बूट्स धंस जाती थीं। उनके फेफड़े तेज हवाओं और कम ऑक्सीजन के कारण जलते थे और ऊंचाई के कारण वे जल्दी थक जाते थे। लेकिन फिर भी नंदो और रॉबर्टो ने अपनी अंतिम उम्मीद की ओर कड़ी मेहनत जारी रखी। अगर वे सफल होते तो वे दूसरों के जीवन को बचा सकते थे, लेकिन अगर वे असफल होते तो मृत्यु उनके पास बस कुछ ही कदमों पर इंतजार कर रही थी। रात में जब तापमान और भी गिर जाता था तो वे अस्थायी स्लीपिंग बैग्स में खुद को ठूंस कर किसी तरह सोने की कोशिश करते, लेकिन हर सुबह ठंड और थकान के कारण उठना कठिन हो जाता था। फिर भी वे उठते और आगे बढ़ते रहे। उनके पास कुछ मुट्ठी भर भोजन था जो कुछ दिनों के लिए ही पर्याप्त था। अधिकतर समय तो उन्होंने भूखे ही गुजारा। तीसरे दिन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एंटोनियो विजिंटन और आगे यात्रा जारी नहीं रख पाएंगे। ठंड और थकान ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। नंदो और रॉबर्टो ने एक दर्दनाक निर्णय लिया, एंटोनियो को वापस भेजने का। उनके पास केवल इतने भोजन और संसाधन थे कि वे केवल 2 लोगों का सहारा बन सके। अगर एंटोनियो वापस लौट जाते तो शायद मलबे में बचा हुआ भोजन और उनके बचे हुए साथी उनकी कुछ मदद कर पाते। नंदो और रॉबर्टो के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़ना ही था। एंटोनियो के वापस लौट जाने के बाद नंदो और रॉबर्टो अकेले रह गए। हर दिन एक नई परीक्षा थी। हर कदम एक असहनीय थकान और दर्द से भरा हुआ था। उनकी ताकत दिन ब दिन घटती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन, हर रात वे अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे, मानो मौत की छाया ने उनके कदमों को स्थिर कर दिया हो, लेकिन उनके इरादे दृढ़ थे।
छठे दिन जब वे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य भयभीत कर देने वाला था। अधिक पहाड़ सफेद बर्फ की एक अंतहीन नदी की तरह फैले हुए। यह ऐसा था जैसे उन्होंने जो सोचा था वह भी उनका भ्रम था। उन्होंने कल्पना की थी कि पहाड़ के दूसरी ओर कोई सुरक्षित जगह होगी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने केवल और ऊंचाइयों और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा। इस दृश्य ने नंदो और रॉबर्टो को एक बार फिर निराशा में डाल दिया। लेकिन नंदो ने अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत किया। उन्होंने रॉबर्टो की ओर मुड़कर कहा, हम इसे जरूर करेंगे। मुझे यकीन है कि हम यह कर सकते हैं। इस दृढ़ संकल्प के साथ दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं नीचे की ओर जीवन का कोई संकेत मिलेगा। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़े, धीरे धीरे परिदृश्य बदलने लगा। बर्फ कम हो गई और मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे हिस्से दिखाई देने लगे। यह उन दोनों के लिए जीवन की पहली किरण थी। यह संकेत था कि वे सभ्यता के करीब आ रहे थे। 9वें दिन उन्होंने एक छोटी सी धारा पाई जिसमें साफ पानी बह रहा था। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हफ्तों बाद वे पहली बार ताजा पानी पीने में सक्षम हुए, जिससे उनकी थकान कुछ हद तक कम हो गई। 10वें दिन जब वे पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें लगभग घुटनों पर ला दिया। दूर किसी आदमी की हल्की सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद दूसरे इंसान को देखना किसी स्वप्न जैसा था। उन्होंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे, और वह आदमी जो एक चिल्ली का चरवाहा था उनका तरफ बढ़ने लगा। उसका नाम सर्जियो कैटलान था। जब नंदो और रॉबर्टो उससे मिले तो वे इतने कमजोर और थके हुए थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर की कमजोर हालत और ठंड से जमे हुए चेहरे ने उनकी कठिनाइयों की कहानी कह दी थी। लेकिन नंदो ने टूटे फूटे स्पेनिश में कुछ शब्द कहे। हम उस विमान से आए हैं जो पहाड़ों में गिरा। हमें मदद चाहिए। सर्जियो कैटलान उनकी उपस्थिति से स्तब्ध था और तुरंत उन्हें खाना और पानी दिया। नंदो और रॉबर्टो भूख और थकान से बेहाल ने उसे समझाया कि मलबे में अब भी जीवित लोग हैं जो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर्जियो को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर निकटतम शहर की ओर भागा ताकि वह अधिकारियों को सूचित कर सके। यह पहली बार था जब दुनिया को पता चला कि फ्लाइट 571 के कुछ यात्री अभी भी जीवित थे। 20 दिसंबर 1972 को फ्लाइट 571 के लापता होने के 2 महीने बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। नंदो पर्राडो और रॉबर्टो कनेसा, जिन्होंने मौत के मुंह से गुजरकर मदद लाई, हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित निकाल लिए गए। उनके शरीर टूटे फूटे थे, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। चिली की सेना द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर अब दुर्घटना स्थल की ओर उड़ान भर रहे थे, जहां 14 अन्य बचे हुए लोग अभी भी जीवन से जूझ रहे थे, इस बात से अनजान कि उनका दुखद अध्याय अब समाप्त होने जा रहा था। जब बचाव दल विमान के मलबे तक पहुंचा तो दृश्य अविश्वसनीय था। बचे हुए लोग कंकाल की तरह दिख रहे थे। उनकी आंखों में खोई हुई आशा और उनके शरीर ठंड और भूख से बेहाल थे। उनके दिमाग ने पहले तो हेलीकॉप्टरों को देखकर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बचाव दल नीचे उतरे तो उन्हें समझ आया कि उनकी मुक्ति का क्षण आ गया था। वे जीवित रहने में सफल हो गए थे। बचाव कार्य में 2 दिन लगे, क्योंकि कठिन इलाकों और अप्रत्याशित मौसम की वजह से हेलीकॉप्टरों के लिए पहाड़ों में उड़ान भरना मुश्किल हो रहा था। 21 दिसंबर को अंतिम बचे हुए लोगों को दुर्घटना स्थल से निकाल लिया गया, एक 72 दिन की कठिनाई को समाप्त करते हुए जिसने मानव सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया।
दुनिया इस खबर से स्तब्ध रह गई। इससे अधिक समय तक यात्रियों के परिवारों का मानना था कि वे मर चुके हैं। अब 16 बचे हुए लोग मौत के मुंह से बाहर निकले थे। उनकी कहानी अदम्य साहस, दृढ़ता और लचीलापन की अविश्वसनीय गाथा बन गई। लेकिन जैसे ही बचे हुए लोगों को बचा लिया गया और दुनिया में उनकी कहानी फैली, एक काला और विवादास्पद खुलासा सामने आया। बचे हुए लोगों ने जीवित रहने के लिए अपने मृत साथियों का मांस खाया था। यह एक सच्चाई थी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, और मीडिया ने जल्दी से इस कहानी के सनसनीखेज पहलुओं को पकड़ लिया, इसे एंडीज का चमत्कार करार दिया। बचे हुए लोग अपनी ओर से मांसाहार के बारे में विस्तार से चर्चा करने के इच्छुक नहीं थे। उनके लिए यह कोई सनसनी नहीं थी। यह केवल एक ऐसी स्थिति थी जिसे उन्होंने जीवित रहने के लिए मजबूरी में अपनाया था। इंटरव्यू में नंदो पर्राडो और अन्य ने समझाया कि उन्होंने ऐसा दुर्भावना या मृतकों के प्रति असम्मान के कारण नहीं किया था, बल्कि यह केवल आवश्यकता के कारण था। उनके पास जीवित रहने का यही एकमात्र विकल्प था। दुनिया की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। कुछ लोगों ने उनकी बहादुरी की सराहना की, जबकि अन्य लोगों ने उनके कार्यों पर भय व्यक्त किया। लेकिन बचे हुए लोगों के लिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भले ही उन्हें पहाड़ों से निकाल लिया गया था, लेकिन अब उन्हें उस दुनिया में फिर से शामिल होना था जो उनके अनुभव को कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकती थी। फ्लाइट 571 के बचे हुए लोग अब एक ऐसी दुनिया में लौट आए थे जो उनके दुखद अनुभव से पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके लिए आने वाले सप्ताह मीडिया के ध्यान, सार्वजनिक जिज्ञासा और कठिन सवालों का भंवर बन गए। उनकी कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में यह समझ पाए कि इस हादसे ने उनके मन और आत्मा पर क्या प्रभाव डाला था। कई बचे हुए लोगों के लिए दुर्घटना और जीवित रहने की कठिन लड़ाई के कारण हुए आघात ने गहरे भावनात्मक घाव छोड़ दिए थे। दुःस्वप्न, फ्लैशबैक और एक निरंतर बेचैनी की भावना उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। उनके द्वारा किए गए निर्णय, विशेषकर मांसाहार, उनके मन पर भारी पड़ने लगे, भले ही उन्होंने यह सब जीवित रहने के लिए किया था। कुछ बचे हुए लोग अपराध बोध के साथ संघर्ष कर रहे थे, अपनी नैतिकता और आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया द्वारा बचाव के बाद की सनसनी ने उनके मानसिक संकट को और बढ़ा दिया। दुनिया भर के समाचार चैनल उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को जानना चाहते थे। वे मांसाहार के बारे में सवाल पूछते थे और बार बार उन्हें उस दुःस्वप्न को दोहराने के लिए मजबूर करते थे। बचे हुए लोगों के लिए यह अनुभव बहुत तनावपूर्ण था। उन्होंने अपने परिवारों और समुदायों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन यह अनुभव उन्हें हमेशा एक अजनबी की तरह महसूस कराता रहा। अगले वर्षों में फ्लाइट 571 के बचे हुए लोग अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश में लगे रहे। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए जीवन का नया अर्थ पाया, जबकि कुछ ने अपने अनुभवों को गुप्त रखने का प्रयास किया। कई लोगों ने मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की मदद ली ताकि वे दुर्घटना के बाद की मानसिक पीड़ा से उबर सके। फ्लाइट 571 की कहानी 50 से अधिक वर्षों तक जीवित रही और आज भी यह लोगों को प्रेरित करती है और आकर्षित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह चुनौती देती है कि हम जीवित रहने, नैतिकता और अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने की मानवीय क्षमता को कैसे समझते हैं। बचे हुए लोगों के लिए यह केवल जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके उस संघर्ष की कहानी है जिसमें उन्होंने मौत के सामने भी जीवन के लिए लड़ाई जारी रखी। आज फ्लाइट 571 की दुर्घटना को न केवल एक त्रासदी के रूप में याद किया जाता है, बल्कि इसे मानव आत्मा की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बचे हुए लोगों के संघर्ष ने यह दिखाया कि लोग असंभव परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं। यह इस बात की याद दिलाने वाली कहानी है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है।